मूवी के शुरुआत में हम रानी को देखते हैं जो कि बारिश में भागते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर आती है और वो बहुत घबराई हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर से बोलने लगती है, मेरा पति मुझे मारना चाहता है, मुझे आप लोग बचा लीजिए। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है 2 महीने पहले और हम देखते हैं रानी का घर, मतलब वो ज्वालापुर से छोड़ के अपनी चाची के घर रहने के लिए आ चुकी थी रिशु के मौत के बाद। वो अभी खुद का ब्यूटी पार्लर चलाती है और हम देखते हैं तभी उनके घर में आता है अभिमन्यु जो कि रानी के चाची को इंसुलिन लगाने के लिए आया होता है। वो एक पेशे से डॉक्टर होता है पर अभिमन्यु रानी के ऊपर पूरा दीवाना था, मानो पागल हो जाता है रानी को देख के। वो ब्यूटी पार्लर के कुछ सामान घर में छूट गया था और रानी चली गई थी पार्लर, तो उसके चाची बोलता है बेटा तुम थोड़ा दे आओगे। अभिमन्यु कुछ नहीं सोचता उस सामान को उठा लेता है और वो सीधा भागता है ब्यूटी पार्लर की तरफ। भागते हुए रानी जी से वो देता है और हाफता रहता है। रानी फिर उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है आपको क्या तकलीफ थी, मैं फिर लेके आ जाता। वो बोलता है कोई तकलीफ नहीं, आपके लिए तो सब तकलीफ मैं सह सकता हूँ। तभी रानी को पार्लर के अंदर से कोई बुलाती है, वो फिर चली जाती है और अभिमन्यु को थोड़ा रुकने के लिए बोलती है। देखते ही देखते टाइम का ख्याल नहीं रहा और बाहर बारिश शुरू हो गया और बहुत टाइम भी हो चुका था। अभिमन्यु फिर भी वेट कर रहा होता है। तभी रानी अंदर से बाहर आती है और उनको बहुत ज्यादा सॉरी बोलती है और ये बोलती है आज आपका पूरा दिन मेरे लिए खराब हो गया। तभी अभिमन्यु पूछ लेता है आप इस दिन को ठीक कर सकते हो मेरे साथ थिएटर जाके। तभी हमको पीछे किसी आदमी का झलक दिखता है। रानी मानो उसके तरफ से अपना आंख नहीं हटा पा रही थी और अभिमन्यु बोलता है कि फ्राइडे को शाम के 6 बजे हम चले और रानी तब हाँ बोल देती है। पीछे और कोई नहीं, बारिश में छतरी लेके हम देखते हैं रिशु को जिसका कि एक हाथ कटा हुआ था। फिर हमको इनके लाइफ में पहले क्या हुआ था उसका एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों में शादी होता है। फिर रिशु का कजन नील आता है और इसके साथ एक बार फिजिकल हो जाती है रानी। फिर नील उसे ब्लैकमेल करता रहता है और रिशु उसे मार देता है और खुद को भी मरा हुआ प्रूफ करने के लिए और कानून से बचने के लिए अपना हाथ ही काट देता है सिर्फ रानी के लिए। और आज ये दोनों गुमनाम बन के घूम रहे हैं। सबको लगता है कि रिशु मर चुका है पर ये दोनों आज भी आगरा के गली में छुप छुपते मिलते हैं और कोशिश कर रहे हैं कैसे ये दोनों एक साथ रह पाए। फिर हमको बैकग्राउंड में एक डायलॉग सुनाई देता है जो कि दिनेश कार्तिक जी की है। आप लोगों को ये तो याद ही होगा, कहानी के मेन लेखक जिसके बुक पढ़ते हुए रानी ये सब कुछ प्लान करती थी, जहाँ पर लिखा हुआ था पागलपन के हद से न गुजरे तो वो प्यारी ही क्या, होश में तो सिर्फ रिश्ते निभाए जाते हैं। फिर हम रिशु को देखते हैं जो कि पैसे जोड़ता है, इसी के साथ रानी भी। वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, बहुत ही छुपके छुपाते। रिशु एक ट्रैवल एजेंसी के साथ बात करता है जल्द से जल्दी पासपोर्ट वगैरह क्रिएट करने की, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि थाईलैंड चले जाएंगे, उधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। इसके लिए इतने टाइम से रिशु छुपा हुआ था और पैसे इकट्ठा कर रहा है क्योंकि इधर इन लोगों को पुलिस कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। फिर हम रिशु को देखते हैं जिसकी आइडेंटिटी अभी रवि हो चुका है। वो सारे डॉक्यूमेंट फर्जी बना के रेडी था और वो आगरा के ही एक गली में छुपा हुआ था। उधर वो फिजिक्स पढ़ाता था बच्चों को। और रिशु के घर में और एक लड़की भी थी जो कि एनजीओ चलाती थी। रिशु उसी के ही घर में बच्चों को ट्यूशन दिया करता था। वो लड़की पैरों से अपाहिज होती है पर रिशु से वो सिर्फ वही चाहती है, मतलब हवास का पुजारी ही है। रिशु के मन में सिर्फ रानी ही था, इसलिए वो कुछ फिजिकल वगैरह नहीं होता उसके साथ और हमेशा उसे अवॉइड ही करता रहता है। और ये लड़की थोड़ा पागल है। फिर हम देखते हैं रानी और रिशु चुपके छुपाते मिलते हैं और दोनों यार फोन से एक दूसरे के साथ बात करते हैं पर एक दूसरे तक देखते नहीं। रानी बोलती है कि रात को आज मैं घर में अकेले हूँ, चाहो तो पीछे के रास्ते से आ सकते हो। रिशु फिर रानी से बोलता है एक हफ्ते में हम इधर से थाईलैंड के लिए निकलेंगे, ट्रैवल एजेंसी ने काम को और भी फॉरवर्ड कर दिया है, हमारा सारा पैसा उधर चला गया है रानी, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। पर क्या करे, प्यार होती है ऐसी चीज है। रात को रिशु से रुका नहीं गया, वो रानी के साथ चला जाता है गुटगु करने के लिए। दूसरी जगह हम अभिमन्यु को देखते हैं जो कि थिएटर का सारा टिकट खरीद के फूल का गुलदस्ता लिए सिनेमा के बाहर खड़ा हुआ था। जैसे 8 बजे 8 से 9 वो बंदा खड़ा ही रह गया और उसका दिल टूट गया पर बंदे के मुंह से स्माइल नहीं हटा। फिर उसी दिन शाम को जब रानी के घर में अभिमन्यु आता है, रानी को बहुत खराब फील होता है और ये सब कुछ जब वो रिशु को बताता है, रिशु तब हंसता रहता है कि तुम्हारे प्यार में और एक पागल ये भी जान से जाएगा। रानी तब बोलती है कि मुझे उसके लिए खराब लग रहा है, वो बंदा बहुत ही अच्छा है। रिशु तब बोलता है वो तो अच्छा है, तू तो बदजनन है ना। तभी हम देखते हैं कि पुलिस उधर से गुजर रही होती है पेट्रोलिंग करने के लिए और रानी को मानो फील होता है कि उसे कोई देख रहा है और रिशु उधर से तुरंत भाग जाता है। फिर हम पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि रानी के घर में आता है और बोलता है मैडम आपने बैग बाजार में ही छोड़ दिया था, हम लोग थोड़ा घूम रहे थे और आपसे फिर से मुलाकात हो गया। ये वही पुलिस ऑफिसर है जो पहली बार रानी का केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जो कि आज भी अनसॉल्व्ड है। उसे लगता है कि रिशु अभी भी जिंदा है। फिर हम रानी और रिशु को बात करते हुए सुनते हैं, यहाँ पर रिशु बोलता है तुम उतना घबराओ मत, उनके पास एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अलावा कुछ भी नहीं है, बुक में कुछ भी कोई लिख सकता है, उसके हिसाब से ये सब कुछ होगा, ये कोई भी बिलीव नहीं करेगा, सब कुछ डिपेंड कर रहा है तुम्हारे ऊपर। तुम अगर घबरा जाते हो, मुंह खोल देते हो, हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। रिशु तब अपना फोन और सिम कार्ड भी तोड़ के फेंक देता है और ये भी रानी से बोल देता है कि कुछ दिनों में हो सकता है पुलिस तुमको बुलाए पूछताछ करने के लिए, तुम घबराना मत। और वही होता है, रानी को कुछ दिनों बाद पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है वही पूछताछ करने के लिए। और पुलिस ऑफिसर पहले ही पूछता है ये जो नंबर है ये रवि के नाम से रजिस्टर, ये कौन है, तुम्हारा दोस्त है, आशिक है या कोई नया पति, रानी जी, और उसको टॉन्ट मारता है। रानी तब बोलती है कोई भी हो सकता है, अच्छा दोस्त, मेरा आशिक या मेरा पति भी, इससे आपको क्या, आप क्यों मेरे पीछे हाथ धोके पड़े हुए हो। तब वो ऑफिसर बोलता है कि तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, मुझे सच पता है, तुम और तुम्हारे पति रिशु ने मिलकर क्या कांड करा हुआ है और रिशु छुपा बैठा है, तुमने उसको छुपा के रखा है, एक दिन न एक दिन तो जरूर उसे पकड़ूंगा।
रानी फिर भी उसके माथे पे एक शिकन नहीं आने देती। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड से बोल देती है, इतने सालों से तो आपको यही थ्योरी पे विश्वास, आप चाहो तो पूरी जिंदगी भी बात पे विश्वास कर सकते हो, पर जो सच है वो आपके आंखों के सामने ही है। फिर हम देखते हैं पीछे से एंट्री होती है और एक हायर पुलिस ऑफिसर की, जो कि इसी के ही दोस्त होते हैं। वो आते ही बोलते हैं, रानी जी ये केस और ज्यादा टाइम तक अनसॉल्व नहीं रहेगा, क्योंकि मोन्टू चाचा आ चुके हैं, जिसको कि आपने और आपके पति ने मारा था। नील वो मेरा भतीजा है, मेरा जान का टुकड़ा, और अगर आप अगली बार रिशु से मिलते हो उसको बोल देना कि मोन्टू चाचा है उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। अगर वो पाताल में भी छुप कर बैठा हो मैं उसको उधर से निकालूंगा। और वो आते ही उस ट्रैवल एजेंसी के बारे में भी पूछते हैं कि आप क्या रवि ज्यादा ट्रैवल एजेंसी से क्यों बात करते रहते हैं, आप लोग क्या प्लान बना रहे हो कहीं घूमने जाने की। इसके साथ ये भी बोलता है, आप घर में, ब्यूटी पार्लर में और कहाँ कहाँ जाते हो, हमारी नजर सबके ऊपर है, आज नहीं तो कल हम जरूर पकड़ लेंगे, आप अब जा सकते हो। रानी की तो हालत टाइट हो चुकी थी, ऐसा इंट्रोगेशन इससे पहले उसने कभी नहीं फेस किया था, वो बहुत ही घबरा चुकी थी। फिर पुलिस एक एक करके सबको उठाने लगी, जिसके ऊपर शक था। पहले तो रवि जिस ट्रैवल एजेंसी के साथ बात करता था उसको उठा लिया, रिशु को सब कुछ देख रहा था दूर से, पता चल गया है कि मोन्टू चाचा आ चुके हैं। पुलिस फिर पूछताछ करते हुए रानी के घर के आसपास भी जाता है और उस एनजीओ में भी पहुंच जाता है जहाँ पर रिशु छुपा हुआ था, और उस लड़की को जाके भी रिशु का फोटो दिखाता है, पर वो लड़की साफ मुकर जाती है। मैंने पहले ही बोला ना, ये लड़की पूरा पागल है रिशु के लिए। रिशु से सिर्फ वो एक ही चीज चाहती है, वो बोलती है कि तुम रानी से प्यार करो, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए। कितने उच्च विचार इस लड़की के। फिर हम रात को देखते हैं रिशु जाता है रानी से मिलने के लिए। वो बोलता है 2 दिन में हमको इधर से भागना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस हमको कहीं से भी पकड़ लेगा। मुझे पता है मोन्टू चाचा के बारे में, वो बहुत शातिर पुलिस ऑफिसर है, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अभी तो भागने का जगह भी नहीं है, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी के बंदे को उसने पकड़ लिया और सारा पैसा उधर ही फंसा हुआ है हमारा। मैं सरेंडर कर दूंगा रानी, मैं सब कुछ कन्फेस कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रानी नहीं मानती, वो बोलती है कि हमने इतना स्ट्रगल इसलिए नहीं किया कि पुलिस हमको पकड़ ले, तुमने अपना हाथ गवा दिया रिशु, हम कब एक साथ होंगे। तभी हम देखते हैं कि रानी के घर पे अभिमन्यु आता है, वही प्यार भरे बातें करने के लिए रानी जी से, और रानी के दिमाग में तब एक खुराफात आइडिया आती है और रिशु को वो सब कुछ बताती है। वो अभिमन्यु के साथ मूवी जाने के लिए रेडी हो जाती है, और मानो उसको लुभाने के लिए उसने ड्रेसअप भी वैसे ही किया था। अभिमन्यु को सीधा वो शादी के लिए पूछ लेती है। अभिमन्यु तब शौक था कि हमने प्यार तो किया ही नहीं। वो फिर बोलती है कि प्यार मुझसे होगा भी नहीं, पर तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ बाकी जीवन बिता दूं। रिशु को भूलने के लिए भी टाइम लगेगा, तुम मेरा एक सहारा बनोगे, और हमारे लड़के लोगों का क्या है। अभिमन्यु तब पिघल जाता है और हाँ बोल देता है। रिशु इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था, वो बोलता है कोई तीसरा अगर आएगा उससे बहुत ही तकलीफ होगा, प्रॉब्लम होगा, आगे जाके हम लोग फंस जाएंगे। रानी फिर बोलती है, पुलिस का नजर हमसे हटाने के लिए मुझे अभिमन्यु के साथ शादी करना पड़ेगा। पुलिस को लगेगा कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और तुम्हारी तलाश भी बंद होगी, हम फिर से जी पाएंगे और फिर से पैसे इकट्ठे करके कहीं दूर चले जाएंगे। फिर इन दोनों का शादी होता है, और शादी में मोन्टू चाचा भी आए थे और उसे लग रहा था कि रिशु जरूर आएगा। वो आता भी है पर भेस बदल के, पर वो बहुत ही दुखी था रानी और अभिमन्यु को एक साथ देखते हुए। शादी हो जाती है उन दोनों में, और रात को फर्स्ट नाइट में ये लोग दारू पीते हैं। रानी उसके साथ फिजिकल नहीं होना चाहती, फिर वो उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है कि आपने मुझे क्यों चुना। फिर डॉक्टर साहब अभिमन्यु जी बताते हैं कि आप एक बार मेरे क्लिनिक आए थे आपके चाची जी के साथ, आपको देखने के बाद ही मैं फिदा हो गया था। मैं इमेजिन करने लगा था कि आप मेरी पत्नी बनेंगे एक दिन, आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ रानी जी। इसी के साथ अपने फैमिली की बैक हिस्ट्री के बारे में भी वो बताता है कि फैमिली में कोई नहीं है, आज से आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। फिर हम देखते हैं रिशु को, जो कि इन सारी चीजों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी वही लड़की आता है रिशु के पास वही चीज मांगने के लिए, और रिशु उसे वो चीज दे भी देता है। जब वो दोनों थोड़ा करीब होते हैं, ये सीन को बाहर से रानी देख लेती है और वो गुस्सा जाती है, और वो फिर अपने घर में छत पर जाके दारू पीना शुरू कर देती है। और रात को फिर छत के अभिमन्यु भी जाता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ है, और दारू के नशे में वो धीरे धीरे सब कुछ बताने लगती है। वो उस लड़की के बारे में बता देती है, मोन्टू चाचा एंड रिशु जिंदा है ये भी। और अगले दिन सुबह ही जब वो नींद से उठती है, अभिमन्यु उससे पूछ लेता है रिशु जिंदा है, वो कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर ये तीनों एक साथ मिलते हैं। तब अभिमन्यु बोलता है कि प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, और इधर से जाने के लिए मैं तुम्हारा मदद करूंगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे सब चैनल के बारे में पता है, किसके साथ जाके बात करना है, कहाँ पर से तुमको डॉक्यूमेंट मिलेगा। रिशु तब बोलता है तुम हम लोगों की मदद क्यों कर रहे हो। अभिमन्यु तो मुस्कुराता है और ये बोलता है रानी जी के लिए, क्योंकि उनसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, हो सकता है कभी उनका मन तुमसे बढ़ जाए, वो फिर से मेरे पास लौट आए। रिशु तब बोलता है ये तो 7 जन्मों तक नहीं होने वाला, और उन दोनों में थोड़ा आई क्लैश होता है। अभिमन्यु रिशु को बोलता है तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, एक जगह सेफ है जहाँ पर तुम छुप सकते हो। रिशु को वो अपने पुराने क्लिनिक पे छुपा देता है, और रानी से वो वादा करता है कि रिशु को वो कुछ नहीं होने देगा, उन दोनों को वो जरूर मिलाएगा। फिर रिशु जब क्लिनिक पे छुपा हुआ होता है, और दूसरी जगह से अभिमन्यु घर से खाना लेके रिशु के लिए आ रहा होता है, उस बीच में रिशु से मिलने के लिए वही लड़की आती है। वो बोलती है मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। रिशु कुछ भी नहीं देखता और उसे वो एक किस कर लेता है और बोलता है मैं 2 दिन बाद आके तुमसे मिलता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद और एक लड़का आता है, अभिमन्यु के बारे में पूछ के उधर से वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद खाना लेके अभिमन्यु आता है और रिशु से पूछता है चमेली के फूल का महक आ रहा है, कोई आया था क्या। तब रिशु सच सच बोल देता है कि वो लड़की आई थी, वो चली गई
गई, मुझसे वो प्यार करती है पर मैं उससे नहीं। और रूम के अंदर मिट्टी देख के वो बोलता है मैं भी लंदन भी आया होगा मुझको ढूंढते हुए, ये राजगिरी के जंगल का मिट्टी है जहाँ पर से उससे बोल के मैंने सांप मंगाए थे कुछ जहरीले। और दूसरी तरफ अभिमन्यु को देखते हैं जो कि इससे पहले रानी को बोटिंग करवाने के लिए लेके गया था। और रानी तब उससे बोलती है तुमने न्यूज नहीं देखा, भारी बारिश होने की वजह से दूसरी जगह से मगरमच्छ नदी में आ चुके हैं, ये जगह सेफ नहीं है। पुलिस फिर भी बोल रही है कि टेप लगा के रखा है, मे भी वो ना आए। तब अभिमन्यु मुस्कुराता है और बोलता है मगरमच्छ को टेप से नहीं रोका जा सकता, उनका घर है ये, हम तो घुसपैठ है, उनको ना बता के उनकी जगह हम आ चुके हैं, उनको धोखा दे रहे हैं हम लोग। और ये भी बोलता है रानी जी मुझे धोखे देने वाला बिल्कुल पसंद नहीं, आपको मेरी एक कहानी सुनाता हूँ। मेरी बाबा की जायदाद मेरे चाचा ने हड़प लिया था, मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है कोई अगर धोखा देता है तो रात को जब वो लोग सो रहे होते हैं मैंने जंगल से कुछ सांप मंगवाए थे, उनके कमरे में मैं छोड़ देता हूँ और सारे लोग अगले सुबह मरे पड़े थे। मैं बहुत ही खुश था, धोखे की सजा सिर्फ मौत ही होती है रानी जी। और रानी तब बहुत ही घबरा चुकी, उसको लग रहा था कि वो इन दोनों को भी नहीं जिंदा छोड़ेगा। और मानो अभिमन्यु बहुत भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। और रानी को वो तब कुछ भी नहीं करता। और दूसरी जगह हम देखते हैं ऋषु समझ जाता है कि उसका इंटेंशन क्या है और उसके साथ वो हाथापाई कर देता है। पर अभिमन्यु उसको कैसे भी धक्का देके दरवाजे को लॉक करके चला जाता है बाहर और रानी को अपने कमरे में लेके जाता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं ऋषु कैसे भी करके दरवाजे को तोड़ के बाहर निकल जाता है। और दूसरी जगह रानी खुद को स्टेबल करने के लिए अभिमन्यु के सामने थोड़ा एक मुहावरा मारती है जो कि दिनेश पंडित जी की होती है कि ऋषु ने अपना हाथ गवा लिया, हमने इतना कुछ देख लिया है, हमको और किसी बात की डर नहीं है, हमको कोई जुदा नहीं कर पाएगा अभिमन्यु। तब अभिमन्यु थोड़ा मुस्कुराता है और अपना वार्डरोब खोलता है। वार्डरोब के अंदर जो किताबें रखे थे वो और किसी की नहीं दिनेश पंडित जी के लिखे हुए थे। और इतने सारे बुक देख के रानी शॉक हो जाती है क्योंकि पूरा जो कहानी है अभिमन्यु को पहले दिन से ही पता था। फिर इसके बाद का सीन हमको दिखाया जाता है, रानी बारिश में भीगते हुए भागते भागते पुलिस स्टेशन आती है और बोलती है मेरा पति ही मुझे मारना चाहता है। मंटू चाचा रानी को रिलैक्स करने के लिए बोलता है और ये बोलता है तुम पुलिस स्टेशन में हो, तुमको डरने की जरूरत नहीं, वो तुमको नहीं मार पाएगा। और रानी का डर था ऋषु के लिए, क्या अभिमन्यु ऋषु को ना मार दे। ऋषु के जान बचाने के लिए उसको फिर सच सच बोलना पड़ता है। फिर मोन्टू चाचा अपने बड़े भाई को कॉल करके बोलता है मैंने बोला था ना रानी को मैं घसीटते हुए लाऊंगा। और रानी को वो लोग कस्टडी में ले लेते हैं और अभिमन्यु के घर और ऋषु के एनजीओ वो लोग भेजते हैं। पर दोनों ही जगह कोई भी नहीं था। और तभी एक कॉल आता है कि नदी के किनारे एक कार जला हुआ मिला है। उधर जो एविडेंस मिल रहा है देखने में लग रहा है कि वो अभिमन्यु है, पर बॉडी ऐसे जला है कि रिपोर्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मोन्टू चाचा रानी को बोलते हैं कि तुम लंबे फंसे हो और उसको कस्टडी में ले लेते हैं और उसको टॉर्चर करते हैं और उसकी न्यूज वीडियो वो बाहर लीक कर देते हैं क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ऋषु खुद को रोक नहीं पाएगा, वो जरूर बाहर आएगा। और वही होता है, ऋषु फिर एक वीडियो मैसेज भिजवाता है जहाँ पर वो बोलता है रेलवे ब्रिज के पुल के ऊपर एक ट्रेन आती है, वो उस टाइम को रुक जाना चाहिए, मैं उस ट्रेन से निकलूंगा और रानी को तुम लोग मुझसे मिलने के लिए थोड़े टाइम के लिए भेजोगे, फिर मैं सरेंडर कर दूंगा। और यही प्लान का हिस्सा है और पुलिस ये मान भी जाती है। और आप लोगों को तो पता है पुल के नीचे जो नदी है उसमें कौन तैर रहा है, मगरमच्छ ही होता है। पुलिस ने पूरा प्लान कर लिया था कि इन दोनों को घेर लिया जाएगा और दोनों को ही जेल में डाला जाएगा। फिर ट्रेन रुकता है, ऋषु बाहर आता है और रानी को भी छोड़ा जाता है और पुलिस तुरंत उसको ब्लॉक करने के लिए एक जगह घेराव बना देते हैं। और कुछ टाइम बाद एक पुलिस ऑफिसर चल के उनकी तरफ जाने लगता है। वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं, वो होता है अभिमन्यु। वो आया था इन दोनों को मारने के लिए क्योंकि ना रानी उसे मिलेगी ना ऋषु को, वो दोनों को ही खत्म कर देगा, फिर वो सरेंडर कर देगा। फिर इन तीनों में होता है हाथापाई, बंदूक छीनने की। और दूसरी तरफ से पुलिस भी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी रानी अपने हाथ में गन उठा लेती है पर वो गन उसकी तरफ ही बैकफायर हो जाता है और वो ब्रिज से लटक जाती है और उसे पकड़ते हुए ऋषु। फिर इन तीनों में छीना झपटी होता है और तीनों ही नदी में गिर जाते हैं और पुलिस के हाथों पे कुछ भी नहीं लगता। पर उनको पता था कि पानी में है मगरमच्छ, ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे। बहुत दिनों तक इनकी बॉडी ढूंढा जाता है पर किसी को कुछ भी नहीं मिलता। फिर हायर ऑफिसर आते हैं और इस केस को बंद करने के लिए बोलता है। पर हमारे मोन्टू चाचा के पास एक थ्योरी था, वो बोलते हैं कि इन तीनों के मर जाने में इन तीनों का ही सबसे ज्यादा फायदा था। रानी अगर जिंदा होती तो ऑलरेडी वो जेल में थी, अगर ऋषु जिंदा होता तो नील के केस में वो जेल में जाता, और अगर अभिमन्यु जिंदा होता उसके चाचा के फैमिली को मारने की वजह से वो जेल में जाता। तो इन तीनों का ही सबसे ज्यादा फायदा होता अगर ये तीनों मर जाए तो। लेकिन हमको नदी किनारे गाड़ी मिला था जो कि जला हुआ था, वो लल्लन का होता है जो कि जंगल से सांप लाया था अभिमन्यु के चाचा के फैमिली को मारने के लिए। वो एक एविडेंस था जो कि उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अभिमन्यु ने उसको निपटा दिया। और एक लड़की थी पूनम जो कि ऋषु को जानती थी, उसे फॉलो करते हुए क्लिनिक पहुंच चुकी थी, उसको भी इन लोगों ने ठिकाना लगा दिया। और हमारे हाथ में और एक एविडेंस आया, अभिमन्यु के घर के सामने एक गैराज है जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसमें से हमको पता चलता है जिस दिन रानी हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने के लिए आई थी कि उसका अपना पति उसे मारना चाहता है, उस दिन पहले अभिमन्यु और रानी एक साथ स्कूटी लेके घर में गए थे। फिर ऋषु कुछ टाइम बाद उस घर में गया, फिर उन तीनों में कुछ खिचड़ी पका, फिर अकेला ही रानी उधर से भागते हुए पुलिस स्टेशन आई और थोड़े टाइम बाद ऋषु और अभिमन्यु स्कूटी लेकर निकल गया। ये सब कुछ सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर बोलता है तो आखिर में निकला क्या, इन तीनों का तो कोई नामो निशान भी नहीं है, मगरमच्छ ने इन लोगों को खा लिया होगा, केस को बंद कर दो तुम मोन्टू। और ये बोल के उधर से वो चला जाता है। कुछ टाइम बाद हमको हिमाचल दिखाया जाता है जहाँ पर हम रानी को देखते हैं जो कि ट्यूशन दे रही होती है और घर में काम से आता है अभिमन्यु। वो दोनों एक साथ रह रहे थे पर ऋषु नहीं था। रानी जब स्कूल में पढ़ा रही होती है तब एक बच्ची होमवर्क करने के लिए अपना टेक्स्ट बुक उसके सामने देती है और उस टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो देखने के बाद रानी शॉक हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं मोन्टू चाचा कुकिंग कर रहे होते हैं, तब उसकी पत्नी बोलती है एक मगरमच्छ का फोटो है, उसके अंदर एक किताब है, कुछ पॉइंट आउट किया हुआ है, तुम्हारे पास अभी कुरियर होकर आया है। वो किताब दिनेश पंडित की थी जो कि मगरमच्छ के ऊपर लिखा हुआ है, जो लवर्स कैसे मगरमच्छ से बच के नदी से निकल के अपना जीवन बसाते हैं। उसमें लिखा हुआ था कैसे ये सब कुछ प्लान करा गया। असलियत में इस रात को उन
तीनों ने प्लान किया वो तीनों मरेंगे, मरने के साथ उनकी आजादी फ्री हो जाएगी। प्लान यही था कि रानी पुलिस स्टेशन में जाके मदद मांगेगी, अभिमन्यु के खिलाफ जो भी एविडेंस है वो मिटा देगा, सबको लगेगा कि अभिमन्यु मर चुका है। दूसरी तरफ नदी में मगरमच्छ को दूसरी जगह ले जाने के लिए वो लोग रोज मीट कटवाने के बाद नदी के दूसरे छोर पे मीट फेंकते हुए जाते हैं। तो मगरमच्छ को लगता है कि जितना दूर मैं जाऊंगा उतना मीट मुझको खाने के लिए मिलेगा। तो पुल के नीचे 1 किलोमीटर तक तो रास्ता खाली था। फिर वो तीनों प्लान में नीचे कूद जाते हैं, पर अहम वक्त में अभिमन्यु धोखा दे देता है और ऋषु का जो फॉल्स हाथ है वो खींच लेता है और ऋषु को मगरमच्छ खा लेता है। ये सब कुछ देखने के बाद मानो मोन्टू चाचा शॉक हो जाते हैं और उनको एक लोकेशन में भी बुलाया गया था और सेम लोकेशन पे अभिमन्यु को भी उस दिन बुलाया गया है और इन दोनों को और किसी ने नहीं, रानी ने ही बुलाया था। पर अभिमन्यु को तो पता चल जाता है कि रानी को सब कुछ पता है, कैसे उसने ऋषु को धोखा दिया। रानी फिर बोलती है अगर मैं ऋषु की नहीं, मैं किसी की भी नहीं, मैं खुद की जान दे दूंगा, और वो सुसाइड पॉइंट से कूद जाती है और झरने से वो नीचे चली जाती है। तो मोन्टू चाचा बोलते हैं नीचे रेस्क्यू टीम तुरंत भेजो और इसको अरेस्ट करो। पर नीचे रेस्क्यू टीम को कुछ भी नहीं मिलता और हम देखते हैं कि अभिमन्यु हंस रहा होता है क्योंकि उसको यही नहीं पता चल रहा है कि रानी को कैसे पता चला कि ऋषु को उसने धोखा दिया है, क्योंकि रानी तो पानी में बहुत दूर जा चुकी थी, उसको पता चलना बहुत ही मुश्किल था कि ऋषु के साथ क्या हुआ। तभी हम उस दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि रानी पानी से बाहर आ जाती है और अभिमन्यु के साथ वो रो रही होती है ऋषु का गम में, पर ऋषु मरा नहीं था। आज भी हम रानी को देखते हैं जो कि नदी से बच के निकल चुकी थी और ऋषु के साथ वो फिर मिलती है, मतलब ऋषु जिंदा है। और अभिमन्यु तब बोलता है आपको बॉडी नहीं मिली ना रानी की, और वो मुस्कुराता रहता है। तो मोन्टू चाचा बोलते हैं तेरे पिताजी ने क्या इसके लिए भी एक कहानी लिख कर रखा है? तो अभिमन्यु बोलता है आपको कैसे पता? तब हम व्यूअर्स और इंक्लूडिंग मोन्टू चाचा को भी पता लगता है कि दिनेश पंडित और कोई नहीं, अभिमन्यु के पिता ही है। वो बोलते हैं ना पागलपन के जो बच्चे न गुजरे वो प्यार ही किया, होश में तो सिर्फ रिश्ते निभाए जाते हैं।